ओके गाइस, तो आज हम यही रियलाइजेशन का कंटिन्यूएशंस कर रहे हैं। लास्ट क्लास जैसे हमने इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए, आज हम ट्राई करेंगे कि ईएडी के सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करें। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ रियलाइजेशन, जो कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का अब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में मिस हो चुका है, वो है कि हमें क्या पास करनी है, जर्नल एंट्रीज। तो इस क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, अब क्या क्या जर्नल एंट्री पास करनी है। पहली बात, आपको फर्स्ट जर्नल एंट्री होती है सारे एसेट्स को भूलना और सारे लायबिलिटीज को भूलना। राइट, दैट इज योर स्टेप नंबर 1। तो मैं सारे एसेट्स को भूल रहा हूँ, तो सारे एसेट्स को भूलने का एंट्री हो जाता है स्टॉक 7000, सॉरी, क्योंकि इस एसेट्स को भूलना है तो आप रियलाइजेशन को डेबिट करोगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि नुकसान हुआ है। टू लिखोगे स्टॉक, स्टॉक कितना है बताइए मुझे, 7500। टू सन्ड्री डेटर्स। अब एक चीज ध्यान रखना, सन्ड्री डेटर्स में प्रोविजन माइनस हो रहा है, तो प्रोविजन को सामने तरफ की एंट्री में लिखोगे, क्योंकि उसमें से हम क्या कर रहे हैं, वो लेस। अरे समझ आया। तो सन्ड्री डेटर्स कितना लोगे बताइए, 21,500। फिर हम लेंगे टू फिक्स एसेट्स, कितना, 36,500। राइट, राइट। तो गाइस, रियलाइजेशन में हमने सारे एसेट्स को भूल गए। मैंने कहा था कैश एंड बैंक को हम छोड़ के बाकी सारे एसेट्स को भूल जाएंगे। चेक करो कोई लायबिलिटी है, नहीं सर ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, ये क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स को भूलना है, तो क्रेडिटर्स को भूलना है तो एंट्री हो जाएगी सन्ड्री क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन। और कितना अमाउंट हो जाएगा बताइए, 48,000 और 48,000। पर एक और चीज हमें भूलनी नहीं है, वो है प्रोविजन। एक और प्रोविजन भी तो है 10,000 का। राइट, तो प्रोविजन का 10,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स का 48,000, टोटल मिला के रियलाइजेशन में कितना चला गया, 58,000। तो हमने सब टाइप की एंट्रीज कर ली है। अब हम जनरल रिजर्व को क्या करेंगे बताइए, पार्टनर्स को बांट देंगे। क्या रेशियो में बांटेंगे बताइए, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या है ओल्ड रेशियो बताइए, 3:2। तो तीसरी एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व। कितना है जनरल रिजर्व बताइए, 13,500 को हमें बांटना है किसको, सुप्रियास कैपिटल अकाउंट एंड मोनिकास कैपिटल अकाउंट, 3:2 में। तो जो अमाउंट हो जाता है सुप्रियास कैपिटल अकाउंट में, वो है, तो फर्स्ट आ जाएगा 8,100 और एम का आ रहा है 5,400। राइट, तो इसी के साथ हमने पूरा बैलेंस शीट कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे करेंगे इसके एडजस्टमेंट्स। इज दैट क्लियर। चलिए, अब हम कर रहे हैं स्टेप नंबर 3। कोई पार्टनर्स का लोन है, नहीं है। अगर पार्टनर्स का लोन होता तो तुरंत मंगा देते, या हमने पार्टनर को लोन दिया हो तो, और पार्टनर से लोन लिया है तो तुरंत हम पे ऑफ कर देते। है नहीं कोई लोन, तो इसलिए हम अब आ जाते हैं नीचे में। नीचे में सबसे पहली चीज दी गई है डेटर्स। डेटर्स वो रियलाइज एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो डेटर्स कितना था बताइए, 21,500, 21,000 नहीं, 21,500। उसका हमें 5% कम, मतलब 95% पे मिला है, जो कि है, तो इसकी एंट्री क्या पास करूंगा गाइस, फोर्थ की एंट्री होने वाली है, क्योंकि हमें फायदा हुआ है। तो टू रियलाइजेशन 20,425, और क्योंकि हमें पैसा आया है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा उतने से डेबिट। याद है ना, स्टेप नंबर 3 में सिर्फ 3 ही लेजर होते हैं, कैशिया बैंक, रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल। दूसरा स्टॉक रियलाइज कितना, 7,000। अच्छा गाइस, चाहूँ तो मैं तीनों एंट्री एक में ही लिख देता हूँ, क्योंकि तीनों में कैश ऑन बैंक ही डेबिट हो रहा है, तो एक साथ ही लिख देता हूं मैं। क्या चीज समझ आई। तो टू, मुझे बताइए स्टॉक कितना रियलाइज हुआ, 7,000। देखो पहले में रियलाइज हुआ 20,425। स्टॉक रियलाइज कितना हुआ, 7,000। फिक्स एसेट्स कितना रियलाइज हुआ, 42,000। क्या ये तीनों की मैं सेम एंट्री पास कर सकता हूँ, आंसर इज यस, क्योंकि तीनों में मुझे क्या मिल रहा है, फायदा। तो रियलाइजेशन क्या हो गया, क्रेडिट, और डेबिट में क्या आ जाएगा, कैश एंड बैंक। इज दैट क्लियर। तो ये हो जाता है दिस प्लस 49,000 विच इज इक्वल्स टू 69,425। अच्छा, जब आप ये एंट्री पास करते हो तो नरेशन लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज सामने वाले चेकर को पता कैसे चलेगा कि जो आपने किया है वो कैसे अमाउंट निकाला। तो आप ये लिखोगे बीइंग, क्या रियलाइज किया बताइए,
डेटर्स, फिक्स एसेट्स एंड स्टॉक रियलाइज्ड। क्या ये चीज क्लियर? जब आप ये तीनों लिखोगे तो चेकर को समझ आएगा आपने तीनों की क्या पास की है, कंबाइन एंट्री, अदरवाइज उसको पता ही नहीं चलेगा। इज दैट क्लियर? चलिए इसके आगे बताइए, रियलाइजेशन का एक्सपेंस कितना है? 1500। रियलाइजेशन का एक्सपेंस कितना है? 1500। तो ये हमारा नुकसान हो गया, तो इसकी क्या एंट्री आ जाएगी बताओ? रियलाइजेशन टू बैंक। अगर तुम ध्यान से देखो कितना रियलाइजेशन एक्सपेंस 1500, तो यहाँ पे 1500 डेबिट और यहाँ पे 1500 क्रेडिट, और एंट्री क्या लिखोगे? बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, राइट। और लास्ट क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स रियलाइज एट इट्स फुल वैल्यू। तो यस गाइस, सो लास्ट लाइन लिखी थी क्रेडिटर्स वर रियलाइज एंड इट्स फुल, तो फुल वैल्यू मतलब 48,000 और पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सारा पे कर दिया हमने, तो पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया? नुकसान, क्योंकि हमें क्रेडिटर्स को कितना पे करना था? 0। अब हमें यहाँ पे लाइन क्या लिखा है? क्रेडिटर्स वो पेड इन फुल। वो पेड इन फुल मतलब पूरा अमाउंट हमें उन्हें देना है, तो पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया? नुकसान। तो रियलाइजेशन टू कैश। इज दैट क्लियर गाइस? यहाँ हो जाती है हमारी ऑलमोस्ट सारी जर्नल एंट्री, बस एक आखिरी जर्नल एंट्री रह जाती है। क्या कोई मुझे बता पाएगा कि कौन सी वो जर्नल एंट्री रह गई? एनीवन? वेरी गुड, लास्ट एंट्री इज अबाउट रियलाइजेशंस प्रॉफिट, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है। जैसे ये लॉस है, तो एक बार कैलकुलेट कर लो साइड में। कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पे साइड में कैलकुलेट कर लो। जैसे रियलाइजेशन में पहला क्या हुआ? लॉस, तो डेबिट साइड लिख दिया। दूसरा क्या हुआ? फायदा, तो क्रेडिट साइड लिख दिया। तीसरे में क्या हुआ बताइए? यहाँ पे कोई रियलाइजेशन आया ही नहीं। चौथे में कितना फायदा हुआ ना? 69,425। कैसे लिख रहा हूँ मैं? अगर रियलाइजेशन को डेबिट कर रहा हूँ तो डेबिट साइड लिख रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ तो क्रेडिट साइड लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे रियलाइजेशन में फिर से डेबिट हुआ 1500, तो 1500 यहाँ पे डेबिट किया, और लास्ट में भी मैंने उसको क्या कर दिया? डेबिट। अब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे पता चलेगा क्या ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट है या रियलाइजेशन का लॉस है। ओके गाइस, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में गलती से एक मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन में गलती है। क्वेश्चन में गलती क्या है? ये प्रोविजन देखो 21,500 माइनस 500 है, ये गलती से इन्होंने 10,000 यहाँ पे लिख दिया है। तो मैं ये ठीक कर देता हूँ। ये माइनस क्या है बताइए? 500। तो ये कितना अमाउंट हो जाता है बताइए? 21,000। तो मैं यहाँ पे प्रोविजन जो मेरा ऑलरेडी था वो कितना था बताइए? 10,000। मैं इसको कितना ले लेता हूँ बताइए? 500। तो अब ये कितना हो जाएगा बताओ? 48,500। तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा गाइस। ये जो मेरा पहले अमाउंट आ रहा था 58,000, अब मैं इसको यहाँ पे कितना लिखूंगा? 48,500। तो मेरा पूरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट गलत आ जाएगा। मैं फिर से कैलकुलेट करने वाला हूँ रियलाइजेशन का प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन में गलती थी। तो 48,500 प्लस 69,425, उसमें से कितना माइनस करेंगे बताइए? 65,500 माइनस 1,500 माइनस 48,000, तो आ जाता है रियलाइजेशन का प्रॉफिट 2,925, जो हम किसको बांटेंगे? एस और एम को बांटेंगे। तो एस और एम को कितना निकल जाएगा बताइए? 3:2। तो ये आ जाता है 1,755, और उसका आ जाता है 1,170। इज दैट क्लियर? वन क्या ये चीज समझ आ गई? राइट। तो ये हो गया रियलाइजेशन का प्रॉफिट। अब लास्ट एंट्री क्या बच जाती है हमारी? जैसे ही हमने रियलाइजेशन का प्रॉफिट निकाल दिया, अब एस और एम को फाइनल अमाउंट पे करना है। किसको पे करना है बताइए? एस और एम। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। एस का कितना कैपिटल है बताइए? 32,500। 32,500 का शुरुआत कैपिटल है, प्लस एस को और क्या ट्रांसफर किया? देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो 8,100 ट्रांसफर किया है रियलाइजेशन का, सॉरी जनरल रिजर्व का, वो मैंने प्लस किया। किसी को कोई डाउट? ओके, प्लस फिर और क्या है देखो, तो लास्ट में ये है 1,755। तो ये भी मैंने प्लस कर दिया, क्योंकि जो सब क्रेडिट है वो प्लस करूंगा, अगर कुछ डेबिट होता तो वो मैं क्या करता? माइनस। तो टोटल मुझे उसको पे कितना करना है बताइए? 42,355। तो एट्थ एंट्री क्या हो जाएगी? एस कैपिटल को कितना पे करना है? 42,355। वैसे ही एम का भी निकालना पड़ेगा, तो एम का भी यही तरीके से निकालोगे, तो इसका जो अमाउंट आएगा दैट विल कम्स टू अराउंड
18070 कितना आएगा, 18070 टू बैंक, और इससे आपकी सारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाती है, विच कम्स टू अराउंड 60,425। यहां से पूरा रियलाइजेशन हमारा क्या हो जाता है, खत्म। ओके गाइस, सो नाउ हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 अगेन। ये है ईएडी का पेपर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें 4 जर्नल एंट्रीज दी है, तुम्हें वो पास करनी है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास दी योर जर्नल एंट्रीज। क्या लिखा है क्वेश्चन में, सूरज नैन्सी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते थे, क्या इनका ओल्ड रेशियो 5:2। 2 महीने बाद लेबर स्ट्राइक किया और उन्होंने सोचा धंधा को क्या कर देते हैं, बंद। अब धंधे को बंद कर दिया, उसके बाद इन्होंने जो लिखा है, अब गाइस ध्यान रखना कि एक बार वर्ड आ गया ना, फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू रियलाइज्ड, मतलब ये लोग ऑलरेडी डायरेक्टली अपने को कह रहे हैं कि आप स्टेप नंबर 3 पे आ जाओ। स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 हमने ऑलरेडी कर दिया है। इज दैट क्लियर? तो स्टेप नंबर 3 में यही है, जो मिला वो फायदा, जो देना है वो नुकसान, है ना। और 3 ही लेजर आते हैं, एक है रियलाइजेशन, एक है कैश और एक है पार्टनर्स कैपिटल। बहुत सिंपल है गाइस। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्नीचर, जिसका बुक वैल्यू कितना है बताइए, 90,000। हमारे लिए इसकी वैल्यू कितनी है खाली बताइए, 0। जरूर ये बुक्स में बुक 90,000 था, पर अब हमारे लिए इसकी वैल्यू कितनी है, 0। क्लियर? वॉज गिवन टू अ क्रेडिटर्स ऑफ 1,20,000। हमारे लिए क्रेडिटर्स की कितनी वैल्यू है बताइए, 0। at an agreed valuation of 10% less than the book value were given to the creditors of 1,20,000 at an agreed valuation of 10% less than book value and balance by check। अगर ये लाइन बैलेंस बाय चेक नहीं होता ना, तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती, क्योंकि हमारे लिए एसेट की वैल्यू भी 0, लायबिलिटी की भी वैल्यू 0। बट क्योंकि बैलेंस है तो हमें बैलेंस अमाउंट तो निकालना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब मेरे बताओ कि सर हमारे लिए फर्नीचर का जो बुक वैल्यू था 90,000, उन्होंने उसका कितना वैल्यूएशन किया बताइए, 10% लेस। तो मेरे लिए बुक्स में फर्नीचर का वैल्यू कितना था, 90,000। इन्होंने उसको 10% लेस में किया, मतलब उनके लिए क्रेडिटर्स के लिए फर्नीचर का क्या वैल्यू है बताइए, 81,000। कोई डाउट? ओके। अब क्रेडिटर्स कितने का था बताइए, 1,20,000। उसमें से वो 81 का क्या ले गया बताइए, फर्नीचर। तो बचा कितना बताइए, 39,000। अब ये अमाउंट का उसे हमें क्या देना पड़ेगा, बैंक में पैसा। क्या ये चीज समझ आई? क्योंकि उन्होंने क्या बोला, मैं फर्नीचर लेके जाने को तैयार हूं, बट कौन से वैल्यू पे लेके जाने को तैयार हूं बताइए, 10% लेस। तो फर्नीचर कितने का था बताइए, 90। उसका 10% लेस मतलब आज का वैल्यू कितना है, 81। क्रेडिटर्स की लायबिलिटी कितनी थी, 120 में से 81 का वो क्या ले गया, फर्नीचर। तो कितना बचा, इतना अमाउंट का हमें क्या देना पड़ेगा, चेक। तो उसकी एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन टू बैंक, कितना अमाउंट, 39,000, 39,000। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकता है। क्लियर? ओके गाइस, अब हम आ जाते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट पे। गाइस सेकेंड एडजस्टमेंट क्या दिया है कि नैन्सी अग्रीड टू टुक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन। नैन्सी कौन है, पार्टनर है, उसने अग्री किया है कि वो डिसोल्यूशन एक्सपेंस चलाने को तैयार है। अट रेम्यूनरेशन कितना है गाइस, कम ऑन। तो रेम्यूनरेशन 6,000 तो देना ही पड़ेगा, एंड टू बेयर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस। मतलब कौन रियलाइजेशन एक्सपेंस बेयर करेगा, हम बेयर करेंगे या नैन्सी करेगी, नैन्सी। क्योंकि उसको बोला हम 6,000 रेम्यूनरेशन देंगे प्लस अट एन अग्रीड एंड बेयर टू बेयर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है बताइए, एक्चुअल एक्सपेंस है 5,500 एंड नैन्सी यूज्ड फर्म्स कैश फॉर पेमेंट। मतलब सिंपल बात क्या हुआ है, 6,000 नैन्सी का रेम्यूनरेशन है, उसमें से नैन्सी ने ये बोला कि उसमें सब कुछ आ गया इंक्लूडिंग योर खर्चे, जो भी रियलाइजेशन के खर्चे वो तेरा, वो मेरा नहीं है। तो मुझे नैन्सी के एक्चुअली देखो इसकी एंट्री ध्यान से सुनना। तो बेसिकली कहना ही से मेरा टोटल रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है, 6,000। क्योंकि एक्सपेंस कितना भी हुआ हो मेरे को तो इतना ही बेयर करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये रेम्यूनरेशन है। क्लियर? अब उसमें से क्या किया नैन्सी ने, बिजनेस का कैश यूज किया या खुद का कैश यूज किया, बिजनेस का, क्योंकि क्लियरली लिखा है फर्म्स कैश। अगर लिखा होता अपना कैश तो मैं कैश को लेजर लाता ही। तो इसका मतलब कैश कितना बिजनेस का यूज किया बता सकते हो, 5,500, है ना।
कितने कैश यूज किया? 5500। क्योंकि अगर नैन्सी ने अपना कैश यूज किया होता तो मैं यहाँ पे कैश लिखता ही नहीं, सीधा नैन्सी लिख देता। पर क्योंकि धंधे का कैश यूज किया है तो टू कैश कितना लिखा मैंने बताइए? 5500। तो बाकी किसको देना पड़ेगा बताइए? एक ही बचा, कौन है वो? कितना बचा? 500। क्या ये एंट्री समझ आई? क्या ये एंट्री समझ आ गई? तो गाइस ये अच्छे से क्लियर हुआ। क्यों? क्योंकि सर रियलाइजेशन का एक्सपेंस कितना है बताइए? 6000। कैश फर्म ने कितना यूज किया? 5500। बाकी काम है नैन्सी। अगर नैन्सी ने अपना कैश यूज किया होता तो एंट्री क्या हो जाती? रियलाइजेशन टू नैन्सीज कैपिटल। क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा है कौन सा कैश यूज किया बताइए? फर्म्स कैश, इसलिए मैंने टू कैश लिया। समझ आया सबको? क्लियर है ये चीज? अगला, सूरज हैड गिवन अ लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म। सूरज कौन है? पार्टनर। पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है? लोन। कौन सा स्टेप होता है? स्टेप नंबर 2। तो सूरज लोन आएगा। क्लियर? फॉर विच ही वॉज पेड 47,500 इन फुल सेटलमेंट। अब यहाँ पे बच्चे लोग बहुत गलती क्या कर देते हैं, ये लोग समझ लेते हैं कि ये स्टेप नंबर 3 है। नहीं सर, ये कौन सा स्टेप है? स्टेप नंबर 2, जिसका मतलब सूरज का लोन अकाउंट आएगा। अगर आप स्टेप नंबर 3 पे होते तो सिर्फ 3 ही लेजर होता, रियलाइजेशन, कैश एंड पार्टनर्स कैपिटल। पर क्योंकि ये स्टेप नंबर 2 है तो सूरज का लोन तो आएगा। क्या ये चीज समझ आ गई? ये चीज गलती मत करना। तो मुझे बताइए सूरज का लोन कितना था? 50,000। पर उसको कैश कितना दिया? 47,500। तो बाकी 2500 कहाँ डालूं? रियलाइजेशन। ये होती है इसकी एंट्री। यहाँ पे बहुत लोग गलती कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको क्या समझ लेते हैं कि ये स्टेप नंबर 3 है। तो एंट्री क्या कर लेते हो पता है? रियलाइजेशन टू कैश 47,500, जो कि गलती है। क्यों? क्योंकि सर ये स्टेप नंबर 3 नहीं है। ये कौन सा स्टेप है? स्टेप नंबर 2। मतलब उसका लोन अकाउंट तो आएगा ही। तो सूरज का लोन कितना था? 50। उसमें से कैश कितना दिया? 47। तो रियलाइजेशन कितना हो गया? 2500। क्या ये सबको समझ आया? एग्जाम में इसी तरह का आएगा, ध्यान रखना, अपने आप को याद दिलाना। ये स्टेप नंबर 2 था, ये स्टेप नंबर 3 नहीं था। यस गाइस, अगला, आउट ऑफ द टोटल डेटर्स ऑफ 1,35,000। तो हम यहाँ पे लिख देते टोटल डेटर्स कितना है बताइए? 1,35,000। सोमिल अ डेटर ऑफ 40,000 हैड टू पे द अमाउंट ड्यू 3 months आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो सोमिल क्या तो है, उसका कितना है पैसा है बताइए? 40,000। और उसने क्या बोला सोमिल ने कि ये जो 40,000 है मुझे कब पे करना था सोमिल को? ये 40,000 गाइस, कम ऑन, ये जो मुझे, ये जो सोमिल को मुझे 40,000 पे करना है, ये कब पे करना था? 3 months के बाद। अब मैंने बोला यार धंधा बंद हो रहा है भाई, तो अभी मैं तेरा पैसा चुकाने को तो तैयार हूँ, तो ऑब्वियसली मैं डिस्काउंट तो मांगूंगा ना। तो उसने मुझे कितना डिस्काउंट दिया? 5% नहीं है, 5% पर एनम। मतलब अगर 1 साल पहले पे किया होता तो 5% डिस्काउंट मिलता। पर यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिलेगा बताइए? यहाँ पे बहुत लोग गलती कर लेते हैं। 40,000 तो लोग है, 5% का डिस्काउंट है, पर मंथ कितने लोग हैं बताइए? 3/12, क्योंकि 3 महीने अर्ली पे कर रहा हूँ। पूरा साल पे खाली 5% लिखा होता तो डायरेक्टली 5% माइनस करता। पर यहाँ पे क्या लिखा है? एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% पर एनम। समझ आया? तो इंटू 3/12 किया तो ये हो जाता है 2,000 का 1/4, खाली 500 का डिस्काउंट। मतलब मुझे उसको कितना पे करना पड़ेगा? 39,500। आगे, द रिमेनिंग डेटर्स वर कलेक्टेड इन फुल। मतलब रिमेनिंग डेटर्स से हमें कितना मिलने वाला है बताइए? पूरा का पूरा अमाउंट। तो रिमेनिंग डेटर्स कितना बचा? 135 का 40 में से माइनस करो तो कितना हो गया बताइए? 95,000। क्या ये चीज क्लियर? ये वर्किंग नोट आपको अलग से दिखानी पड़ती है। क्या ये चीज क्लियर? क्या ये सबको समझ आया? तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा बताइए? 134,500। तो एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ये डेटर है मतलब पैसा आने वाला है, तो 2 क्या लिखूंगा? कितना लिखूंगा? 134,500। एंड डेबिट में क्या लिखूंगा? कैश स्लैश बैंक 134,500। कोई डाउट? क्या ये सबको समझ आ गया? ग्रेट, एंड दैट्स इट।
ये हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाती है। 4 एंट्रीज हमें पास करनी थी, हमने चारों एंट्री पास कर लिए। तो गाइस 4 एंट्रीज के 4 मार्क के थे ये क्वेश्चन। आई एज्यूम तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आया होगा हमने क्या किया था। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था वो थर्ड एंट्री जो लोन वाली है। ये लोग बहुत स्मार्ट है, ये लोग क्या करते हैं लोन को थर्ड में डालते हैं। तुम ऑलरेडी स्टेप नंबर 3 कर रहे हो और सडनली स्टेप नंबर 2 का क्वेश्चन पूछ लेते तो गलती कर दोगे तुम। तो ध्यान रखना पार्टनर्स लोन कौन सा स्टेप है, स्टेप नंबर 2, जिसके अंदर अलग एंट्री होती है एज कम्पेयर टू स्टेप नंबर 3। और ये डेटर वाला अच्छे से समझ आए, इसमें 5% पर एनम दिया है। अगर खाली 5% दिया होता तो पूरा 5% माइनस करके बाकी का अमाउंट मिलता, पर एनम दिया है तो इंटू मैंने क्या किया 3/12। यही आ सकता है, अब इससे ज्यादा कुछ और नहीं आता। ओके गाइस, सो अब हम कर रहे हैं अगला क्वेश्चन। दिस इज सैम्पल पेपर 7 ऑफ ईएडी, पेज नंबर 168 का क्वेश्चन है। यहाँ पे यू हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग थिंग। देखो गाइस यहाँ पे लोन दिया हुआ है, मेरे हिसाब से 3 पार्टनर है। अगेन ये क्वेश्चन का स्टार्टिंग देखो ना, कुछ क्रॉप हो गया है। ओके गाइस, तो 4 पार्टनर्स है, चारू, ध्वनि, इक्नूर और पवनी, ये 4 पार्टनर्स है। और ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली ये सॉल्व करता है कि पार्टनर्स के लोन को कैसे सेटल करना चाहिए। तो बेसिकली ये 4 मार्क का क्वेश्चन आपके, सॉरी ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। और ये जो 3 मार्क का क्वेश्चन है ये आपको बेसिकली ये बताता है कि आपको पार्टनर्स के लोन को कैसे सॉल्व करना है। दैट इज योर स्टेप नंबर 2। शुरू करते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है ध्वनिस लोन कितना था 50,000, वॉज सेटल बाई पेइंग हाउ मच 42,000। क्योंकि ये सेकेंड एंट्री है तो ध्वनि का लोन तो डेबिट होगा ही। कितना होगा बताइए 50,000। पे कितना किया उसको, तो बाकी 8,000 कहाँ चला जाएगा, इजी। और जर्नल एंट्री लिखना बिंग ध्वनिस लोन पेड। कोई डाउट। पवनीस लोन कितना था बताइए, was settled by giving an unrecorded asset of how much 45,000। मेरे लिए इस रिकॉर्ड एसेट का वैल्यू कितना था 0, क्योंकि स्टेप नंबर 1 हो चुका था। स्टेप नंबर 1 होने के बाद आपके लिए एसेट का वैल्यू 0 है, लाइबिलिटी का वैल्यू भी कितनी है 0। तो एंट्री हो जाती है। सर क्या इसमें नो एंट्री आएगी, क्योंकि कोई लाइबिलिटी का सेटलमेंट एसेट के साथ हो रहा है, क्या ये नो एंट्री आएगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नो एंट्री वाली जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा स्टेप में होता है, स्टेप नंबर 3। दिस इज स्टेप नंबर 2। तो पवनी का लोन तो आना ही है। क्या ये चीज क्लियर? पवनीस लोन कितना है 40,000। और मेरा कोई भी एसेट ले जाए सीधा का सीधा कहाँ चला जाएगा। अब 45 का ले या किसी के लिए, मेरे लिए तो उसकी वैल्यू कितनी है बताइए 0। इज दैट क्लियर? लोन टू चारू, गाइस लोन टू चारू मतलब हमने लोन दिया है चारू को, तो मतलब पैसा आएगा। इज दैट क्लियर? 60,000 was settled by payment to Charu's brother loan of the same amount, है ना। अब ध्यान से सुनो कैसे सेटल किया। लोन टू चारू कितना था बताइए 60,000। अब लोन टू चारू 100% दे क्रेडिट तो आएगा ही, तो लोन टू चारू कितना बताइए 60,000। इज दैट क्लियर? was settled by payment to Charu's brother's loan of same amount। ओके गाइस, तो इसके अंदर क्या हुआ है कि क्वेश्चन में ना थोड़ी गलती हो गई। अब गाइस क्या हुआ, किसी को किसी से लोन लिया है और किसी से लोन दिया है। चारू को लोन दिया है और चारू के ब्रदर से लोन लिया है। मैंने बोला तेरा लोन उसके सामने सेट ऑफ कर रहा हूं, तो सेट ऑफ करने का मतलब होता है कि पेमेंट थोड़ी करूंगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत वर्ड है, पेमेंट टू चारूस ब्रदर लेनी होगा, वो सेट ऑफ अगेंस्ट चारूस ब्रदर लोन। अब चारूस ब्रदर लोन का हमारा अमाउंट कितना था बताइए 0, तो पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन कितना 60,000। इज दैट क्लियर गाइस? क्या ये चीज समझ आई? ओके, फोर्थ इक्नूर्स लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म। अगेन गाइस इक्नूर्स लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म मतलब फर्म ने इक्नूर को लोन दिया है या इक्नूर ने फर्म को लोन दिया है। इक्नूर्स लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म, इसका मतलब लोन इक्नूर ने दिया है किसको, फर्म। शी टुक ओवर व्हाट, उससे अगर फिर भी कंफ्यूजन होता है तो एक बात बताओ, अगर मैंने इक्नूर को लोन दिया होता तो मैं उससे पैसा मशीनरी लेता या वो मुझसे लेता, मैं उससे लेता ना। तो ये और क्लैरिफाई कर देता है कि गाइस इक्नूर से हमने लोन लिया है, एक मशीनरी ले गया 60,000 एज अ
हमारे लिए उसकी वैल्यू कितनी थी बताइए, एज योर पार्ट पेमेंट। इसका मतलब ध्यान से सुनो सर, 80,000 का लोन था, 60,000 का वो क्या ले गया, मशीनरी एज अ पार्ट पेमेंट। तो पार्ट पेमेंट मतलब और कितना देना बाकी है, तो वो किसे देंगे बताइए, कैश ही देना पड़ेगा। अरे समझ आया। तो अब मेरे लिए फोर्थ एंट्री हो जाएगी, इग्नोर्स लोन अकाउंट, कितना अमाउंट, इट इज 80,000 टू, गाइस मेरे लिए मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, जीरो, तो टू रियलाइजेशन कितना हो गया बताइए, 60,000। तो बाकी 20,000 कैश पे करना पड़ा, तो टू कैश 20,000। इसी के साथ ये जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाती है। भूलना मत ये स्टेप नंबर 2 है। तो लोन अकाउंट तो आएगा ही डेबिट में, अगर लोन लिया है और लोन दिया है तो वो लोन अकाउंट किस साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड। इज दैट क्लियर? ये बहुत अच्छे से करना है। ये लोन अकाउंट वाला किया, सेकेंड वाला जो हमने किया था वो था नॉर्मल टाइप ऑफ क्वेश्चन, और उसके पहले हमने फुल फ्लेज जर्नल एंट्री का क्वेश्चन किया था। ऑलमोस्ट हमने हर टाइप की वेराइटी का क्वेश्चन आज कर लिया है। इज दैट क्लियर? राइट। तो आज की क्लास यहीं तक, एक और क्लास लेंगे हम रियलाइजेशन में, जिसके अंदर फुल फ्लेज रियलाइजेशन के क्वेश्चंस करेंगे।